दोस्तों नमस्कार। दोस्तों माहौल जैसा भी हो, हमें कभी कभी जो अदबी शख्सियतें हैं उन पे ज़रूर बात करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी सोचने की जो क़ुव्वत है, सोचने की जो शक्ति है, क्रिएटिविटी की शक्ति जो है, उसको एक नया बल देती हैं। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे मुखातिब हूँ वो शख्सियत हैं भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह का नाम पंजाबी अदब में, पंजाबी साहित्य में बड़े ही अदब और बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इस महान शख्सियत की देन जो है वो भाषा के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ी रिच देन है, बड़ी समृद्ध देन है। मित्रों, उस वक्त के जो अदीब थे इनकी एक ख़ासियत ही होती थी, जैसे भाई वीर सिंह थे। अब भाई वीर सिंह सिर्फ पंजाबी या गुरमुखी लिपि तक महदूद नहीं थे। भाई वीर सिंह ब्रज भाषा, संस्कृत और पिंगल व्याकरण, इन तीनों चीज़ों के बड़े माहिर थे, बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे। और ब्रज भाषा पर भी इनको पूरा पूरा अधिकार था। मतलब उस वक्त के जो अदीब थे उनकी जो सीमाएं ये नहीं होती थी कि अपनी जो जो मज़हब की भाषा है वहाँ तक सीमित रहें, बल्कि उसके बाहर जाकर भी जहाँ जहाँ से अदब की बातें मिलती हैं, जहाँ जहाँ से कल्चर के ज़िक्र मिलते हैं, जहाँ जहाँ से संवेदनाओं को छुआ जाता है, जहाँ जहाँ पर भी, जहाँ जिस भी अदीब ने या अदब की किसी किताब में छुआ गया है, तो वो उससे जुड़ने की कोशिश करते थे, उसको प्रकाश में लाने की कोशिश करते थे। भाई वीर सिंह ने भी ये काम किया। मैं थोड़ा जिक्र कर दूँ कि इनका परिवार वैसे ही बड़ा महान परिवार माना जाता था। इनके भाई कान सिंह का जिक्र आप सब ने सुना होगा। भाई कान सिंह इनके पूर्वज, उन्होंने ये जो कोश था, ये इसकी भी इसकी रचना उन्होंने की थी। और बहुत सारी अन्य उनकी देन जो है भाषा के विषय में वो बड़ी अनूठी रही है। और इस ख़ानदान का जो ताल्लुक़ है वो उनके पूर्वज, ये भी कहा जाता है कि इनके पूर्वज मुल्तान के दीवान के ख़ानदान से थे। मतलब इनका थोड़ा सा जो सामंती जो बैकग्राउंड है, समृद्ध बैकग्राउंड, वो भी इनके साथ जुड़ी हुई है। और इनकी शुरुआती दौर में ये यकीनन होता है कि जब जिस भी धर्म से, जिस संप्रदाय से, जिस वैचारिकता से आप जुड़े हैं, कई बार उससे मुक्त नहीं हो पाते और आप कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ नई बातें जोड़ी जाएं और उसके जो जो पहलू जो अब तक अंधेरे में रहे हैं उनको रोशनी में लाया जाए। और भाई वीर सिंह ने वो काम बड़ी मुस्तैदी के साथ किया और बड़ी प्रखरता के साथ किया कि आज भी अगर आपने सिख धर्म के इतिहास को या सिख धर्म के मर्म को समझना हो तो आपको कहीं ना कहीं भाई वीर सिंह का मोहताज होना पड़ेगा। उनको पढ़े बिना कई बार कुछ चीज़ें शायद स्पष्ट ना हो पाएँ, ऐन मुमकिन है। और मैं समझता हूँ कि लेकिन इसके बावजूद अदब की दुनिया में भी उनका रिश्ता पूरा का पूरा रहा। उन्होंने गद्य में भी लिखा और पद्य में भी लिखा और उनको शायद 1955 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था अपनी कृति के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन दिनों साहित्य अकेडमी के पैरामीटर्स पर खरा उतरना अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन भाई वीर सिंह ने वो प्राप्त किया दर्जा और उनको बाद में कुछ वर्षों बाद पद्म भूषण की जो उपाधि वो भी मिली थी, उससे भी अलंकृत किया गया था। उनको सम्मान मिले और इतने सम्मान मिले कि वो पंजाबी साहित्य के सिर्फ सिख धर्म के नहीं, सिर्फ सिख धर्म तक वो सीमित नहीं रहे, बल्कि पंजाबी साहित्य में भी उनकी जो योगदान है, जो उनका देन है, उनकी देन जो है वो बड़ी प्रखरता को, बड़ी ऊंचाइयों को उस देन ने छुआ। और आज के दिन उनकी पुण्यतिथि 10 मई को मनाई जाती है। और ऐसे मौक़ों पर ही हम लोग जब याद करते हैं अदीबों को, ख़ास तौर से कोरोना के माहौल में, तो उस वक्त बड़ा अच्छा भी लगता है, सुख मिलता है, उससे सुख भी मिलता है और कुछ नई करने की जो प्रवृत्ति है वो जागती है। हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बयारी बात करना चाहते हैं, स्तरीय लिखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे लेखन में कुछ ईमानदारी हो, उतनी ही ईमानदारी जितनी कि उस काल के अदीबों में थी। अब धीरे धीरे इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। कल एक मित्र मिले, अदब नवाज मित्र थे, तो उनका सबसे बड़ा ये था, यार बात ये है कि एक वक्त था जब उर्दू शायरी में एक ही वक्त में साहिर, फैज़ और कितने ही नाम, कासमी साहब और कतील शिफाई और शकील और ये कितने लोग थे जो एक ही वक्त में चर्चा का विषय बने। और इकबाल इनसे सबसे सीनियर थे और वो भी चर्चा का विषय लगभग उसी काल में बने।
लेकिन अब आपको चुनना पड़ेगा, आपको तलाश करनी पड़ती है ऐसे शायरों की, दो चार को छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे शायरों की तलाश करनी पड़ती है जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी या जिनकी जो शख्सियत है, अदबी शख्सियत, वो इतनी कद्दावर हो जितनी उन लोगों की थी। अदब में उनकी ख़ास पहचान जो थी उस वक्त में, आज शायद उस पहचान को हम लोग तरसें और हमें शायद ऐसा ना लगे कि उस कद के लोग अब कहाँ चले गए। और इसी तरह से ये सिर्फ़ उर्दू अदब का मसला या पंजाबी साहित्य का मसला नहीं है, ये हिंदी में भी यही बात है। अब अगर नामवर चले गए तो नामवर के बाद आलोचना की दुनिया में उस कद के आलोचक को तलाश करना बड़ा मुश्किल है। एक वक्त था मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक माने जाते थे, बहुत बड़े, और ये कहा जाता था कि आचार्य शुक्ल ने जिस साहित्यकार के बारे में जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया, उसको मिटाना बड़ा संभव नहीं था। वजह एक ही थी कि ये लोग अदब के प्रति, साहित्य के प्रति, अपनी ज़बान के प्रति, अपनी कृतियों के प्रति बेहद ईमानदार थे, और जो भी लिखते थे वो ये सोच कर लिखते थे कि ये हम जो लिख रहे हैं ये दस्तावेजीकरण है, और दस्तावेजीकरण में किसी तरह की अगर हमने छूट ली या किसी तरह के पूर्वाग्रह से पीड़ित रहे, किसी प्रकार के प्रेजुडिस को हमने माइंड में लाकर कोई बात कही, तो वो अदब पर एक आघात होगा, और वो इसको बड़ा मुकद्दस काम मानते थे लिखने को और लेखन पर अपनी समीक्षा को। यही बात भाई वीर सिंह में थी। ऐसी शख्सियतों को याद करना बड़ा अच्छा लगता है, नई ऊर्जा भी देता है। शुक्रिया दोस्तों।